हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजत खंडेलवाल, स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे, गुप्त कला, इस स्थापत्य, साहित्य और विज्ञान का टॉपिक। ये अपन ने स्टार्ट किया था पहला, तो कल इसकी एक क्लास हो गई थी। अब दोस्तों जो एक टॉपिक रह गया, अब साहित्य और विज्ञान, ये दो टॉपिक इसके अंदर अब रह गए हैं। तो मैं अब इसको आज मैं कंप्लीट करूंगा, गुप्त कला, स्थापत्य, साहित्य, यानी दो वीडियो के अंदर मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन साहित्य। क्या पढ़ेंगे? साहित्य। और साहित्य के अंदर अपन देखते हैं कि एक तो धार्मिक साहित्य होता है और एक होता है गैर धार्मिक साहित्य। एक तो धार्मिक साहित्य, एक गैर धार्मिक साहित्य। जिसमें अपन देखते हैं धार्मिक साहित्य में एक तो रामायण और महाभारत इसके अंदर आ जाती है। और हम देखते हैं अंतिम रूप से जो संकलन हुआ है गुप्त, वो गुप्त काल के अंदर ही हुआ है, रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से। ठीक है ना? जो संकलन हुआ है किसमें हुआ है? गुप्त काल के अंदर, इसलिए अपन इसमें पढ़ते हैं। तो रामायण अपन देख पढ़ेंगे, इसमें अपन देखेंगे इसके रचनाकार कौन है, कौन थे? वाल्मीकि इसके रचनाकार थे। फिर देखेंगे दोस्तों कि आरंभ में 6000 श्लोक थे, फिर बाद में कितने श्लोक हो गए? 24,000 इसके अंदर श्लोक हो गए थे। और हम देखते हैं कि रामायण को चतुर्विश सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, और रामायण के अध्याय क्या कहा जाता है? कांड कहा जाता है। हम देखते हैं प्रमुख जो कांड है कौन कौन से हैं। टोटल 7 कांड है, तो अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। लास्ट में सबसे पहले बाल कांड, सेकंड है अयोध्या कांड, थर्ड है अरण्य कांड, फोर्थ है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड, और सातवां दोस्तों पर देखेंगे उत्तरकांड। लास्ट में कौन सा है? उत्तरकांड इसके अंदर आता है। लास्ट में कौन सा है? उत्तरकांड। तो ये रामायण के थे। अब दोस्तों अपन देखेंगे कि महाभारत, महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने इसकी रचना की थी। और हम देखते हैं कि महाभारत के अध्याय क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो पर्व है टोटल कितने, टोटल पर्व कितने हैं? 18 इसके अंदर पर्व माने जाते हैं। कितने पर्व माने जाते हैं? टोटल 18 पर्व माने जाते हैं। और हम देखते हैं कि जो 18 पर्व है, इस 18 पर्वों में से देखो, सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे कि तो जो 8000 श्लोक थे उसको क्या कहा गया? जय संहिता कहा गया। क्या क्या नाम दिया गया उसका? तो शुरू शुरू में जो 8000 श्लोक थे उसको क्या कहा गया? जय संहिता। फिर हम देखते हैं कि 24,000 श्लोक होने पर भारत संहिता कहा जाता है, जबकि 1 लाख श्लोक होने पर सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। ठीक है। और महाभारत का जो छठा पर्व है, क्या क्या कहला, कौन सा पर्व है ये? भीष्म पर्व कहलाता है। और भीष्म पर्व में किसकी जानकारी मिलती है? भगवत गीता भीष्म पर्व के अंदर हमें मिलती है। तो ये था कि जो एक तो रामायण और महाभारत का जो अंतिम रूप से संकलन हुआ है वो गुप्त काल के अंदर ही हुआ है। मैंने बता दिया कि क्या क्या थे इसके अंदर। अब मैं बात करूंगा दोस्तों महत्वपूर्ण जो है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बार बार पूछता है एग्जाम के अंदर। अब स्टार्ट होता है साहित्य। देखो, यहां से स्टार्ट होता है साहित्य। तो दोस्तों हम देखते हैं पहला साहित्य है कालिदास जी का। और हम देखते हैं इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इनको किसको? कालिदास जी को। हम देखते हैं कि इनके दो महाकाव्य है, एक तो महाकाव्य रघुवंशम और एक महाकाव्य कुमार संभव, यानी दो इनके महाकाव्य माने जाते हैं। एक तो कौन सा है? रघुवंश और कुमार संभव, दो इसके इनके महाकाव्य है। और फिर दोस्तों हम देखते हैं खंड काव्य दो, एक तो मेघदूत है, एक ऋतु संगार है। ये दो इसके खंड काव्य माने जाते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यही एग्जाम में पूछ रहा है बार बार कि इनमें से कौन से कालिदास की रचना नहीं है। यानी तो अपन को मेन तो कालिदास की रचना ही भी अपन को याद करनी ही पड़ेगी, कौन कौन सी कालिदास की रचना है, कौन कौन सी नहीं है। तो अपन को ये याद करना। और आप देखोगे पुराने एग्जाम में क्या में भी आपको रचनाएं देंगे और ऑप्शन देके आपको पूछेगा कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम के अंदर मिलान करना होता है। तो तीसरा दोस्तों अपन देखेंगे, एक 3 नाटक है इनके बहुत फेमस। तो सबसे पहले दोस्तों नाटक है मालविका मित्र। इनका ये पहला नाटक माना जाता है। ठीक है। अग्निमित्र और मालविका की इसके अंदर सुंदर अच्छी सी जो है वो कहानी है, काफी इंटरेस्टिंग कहानी। ठीक है। सेकंड है विक्रमोर्वशीयम।
विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, ये सेकंड है। विक्रम और उर्वशी की इसमें प्रेम कहानी का जिक्र हमें मिलता है। तीसरी है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनका अंतिम नाटक माना जाता है। तीसरी, पहला तो कौन सा है, मालविका निमित्र, सेकंड है विक्रमोर्वशीयम और तीसरी है अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये इनका अंतिम नाटक माना जाता है। और हम देखते हैं कि एक जर्मन, एक बहुत फिलोसोफर हुए हैं जर्मन कवि, उनका नाम था गेटे, उन्होंने कहा है कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम की इन्होंने बहुत अच्छी से प्रशंसा की है। तो दोस्तों ये था, ये कालिदास जी के नाटक थे, ठीक है। तीन नाटक थे, एक तो मालविका मित्र, एक विक्रमोर्वशीयम और तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीन महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं। कालिदास की जी की जो रचना है वो सबसे इंपॉर्टेंट रचना मानी जाती है, और हम देखते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रचनाएं पूछता है कौन सी है कौन सी नहीं है। अब देखेंगे दोस्तों कौन कौन सी रचनाएं हुई है गुप्त काल के अंदर। सेकंड, दोस्तों सेकंड है वत्स भट्टी की है, एक तो रावण वध, ये दोस्तों ये याद रखना, वत्स भट्टी कौन सी है, रावण वध। थर्ड है अमर सिंह, अमर सिंह की है अमर कोश, क्योंकि एक संस्कृत का एक विश्व कोश माना जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये खूब बार पूछी है, एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये सबसे फोर्थ नंबर की विशाख दत्त वाली, ये तो कई बार एग्जाम में आ चुकी है। तो हम देखते हैं विशाख दत्त की कौन सी रचना है, एक तो मुद्रा राक्षस है और देवी चंद्र गुप्तम, ये दो इनके रचनाएं मानी जाती है। एक तो कौन सी है विशाख दत्त की, मुद्रा राक्षस, और सेकंड है देवी चंद्र गुप्तम, ये दो महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं मानी जाती है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है, तो फोर्थ अपन दे, चार तो वही थे, पांचवा है वात्सायन, वात्सायनी कौन सी है, कामसूत्र, ये इनकी पांचवी रचना, ये पांचवी गुप्त काल के सबसे महत्वपूर्ण रचना है। दंडी है, दंडी की भी काव्य दर्श और 10 कुमार चरित्र, ठीक है, 10 कुमार चरित्र, सरित नहीं दोस्तों, चरित्र है, ये इंपॉर्टेंट रचना है। कौन कौन सी है दंडी की, एक तो काव्य दर्श है, एक है 10 कुमार चरित्र। दोस्तों ये जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है इतिहास का, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन आएंगे, उसी का ही मैं कंटेंट करवा रहा हूँ। अब मैं कुछ ज्यादा नहीं करवा रहा, बहुत कम कंटेंट में अधिक से अधिक क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। मैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जो इतिहास विषय का अलग से है, उनके परिप्रेक्ष्य में नहीं करवा रहा हूँ मैं, ओनली सिर्फ फर्स्ट पेपर की जो कंटेंट है उसमें जो कम से कम जो बन सकता है वही मैंने कराने की कोशिश की है, ताकि जो साइंस वाले जो बैकग्राउंड के हैं वो कम से कम पढ़ के भी अधिक से अधिक नंबर लाने की कोशिश करे। इसलिए मैं इनको नोट्सों को के जो कंपाइल उसको बहुत कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है सातवीं है भारवी की किरातार्जुनीयम, ठीक है, ये सातवीं है। आठवीं है सिद्धसेन की न्यायावतार, और नौवीं है दोस्तों हम देखते हैं विष्णु शर्मा जी की है पंचतंत्र की कहानियां, बहुत फेमस है विष्णु शर्मा जी की। पंचतंत्र की कहानियां, और लास्ट तो हम देखते 10वीं चंद्र गोमिन, चंद्र गोमिन की है चंद्र व्याकरण। दोस्तों ये वात्सायन की कामसूत्र, दंडी की काव्यादर्श और 10 कुमार चरित्र, भारवी की किरातार्जुनीयम, सिद्धसेन की न्यायावतार और विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र की कहानियां, तो ये एक तो ये है। फिर है चंद्र गोमिन की चंद्र व्याकरण, और अब दोस्तों नेक्स्ट है शुद्रक, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों है मृच्छकटिकम, कौन सी है शुद्रक की, कौन सी है मृच्छकटिकम, खूब बार एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम के अंदर, शुद्रक की कौन सी है मृच्छकटिकम। तो दोस्तों ये जो साहित्य है आप देखना पुराने पेपर के अंदर जो आए हुए क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा गुप्त काल के अंदर नहीं है, और रचनाएं पूछेगा और मिलान करवाएगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं करा रहा हूँ वो कम कंटेंट में करवा रहा हूँ। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें इस चैनल के, और अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं ये कंटेंट लाया हूँ। कम से कम इतिहास के अंदर जो 15 क्वेश्चन है अपना, हम देखते हैं कि जो 15 टोटल 15 क्वेश्चन है उस 15 क्वेश्चन पे मैं काम कर रहा हूँ। तो अब धीरे धीरे दोस्तों मैं भारत पे भी आऊँगा, फिर धीरे धीरे भारत पे चल ही रहा है, और धीरे धीरे मैं राजस्थान पे भी आने वाला हूँ। तो धीरे धीरे मैं पूरा कंप्लीट जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है इतिहास का वो पूरा मैं करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मेरे दोस्तों जो अभी 2022 का हुआ था उसके अंदर 15 के 15 हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन मेरे पूरे के पूरे सही थे, 15 के 15 जो भी क्वेश्चन आए थे मेरे सी ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने भी इन्हीं किताबों का कम कंटेंट पे ध्यान रखते हुए मैंने चीजें कम पढ़ी, तो इसलिए मैंने अधिक से अधिक याद करने की कोशिश की, और अधिक से अधिक मैंने कम कंटेंट पे अधिक से अधिक चीजों को मतलब मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, तो मैं वही आपको लाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों कवि नारायण की है हितोपदेश, कौन सी है हितोपदेश। अब दोस्तों भास है, हम देखेंगे भास, भास के 13 नाटक मिलते हैं,
और अपन ने मेन मेन ही इसके अंदर बता रखा है। तो सब पहला है दोस्तों, अपन देखेंगे स्वप्नवास पद्धता, और सेकंड है भास के प्रतिज्ञा योग गरायणम, ठीक है। तीसरा है चारुदत्ता, चौथा है दूत घटोत्कच, पांचवा है अभिषेक, छठा है उरुभ्रंग, सातवां है पंचरात्र, आठवां है बाल चरित्र, नौवां है एम मारक, और दूत चरित्र, ये 10वां दूत चरित्र। यानी टोटल 13 नाटक, लेकिन मैन मैन इसके अंदर लिख रहे हैं। और इसके अंदर आपको दो तीन एक तो फिक्स करना है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक अभिषेक इंपॉर्टेंट है, एक अविमारक इंपॉर्टेंट है, और एक बाल चरित्र इसके अंदर इंपॉर्टेंट। चार आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। दोस्तों मैंने ये करवाया है साहित्य, ठीक है ना, ये मैंने करवा दिया। और हम देखते हैं लास्ट दोस्तों, 14 नंबर का है माघ, शिशुपाल माघ। और ये कहाँ के रहने वाले थे? बीनमाल के थे। दोस्तों ये साहित्य का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। साहित्य के अंदर जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे लिखवा दिए। मैंने रामायण महाभारत का इनका बता दिया कि अंत्य रूप संकलन हुआ था। और जितने भी कालिदास से लेकर जो 10 एक राइटर है, 10 से 12 राइटर है, उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं, ये आपको याद करनी है। यही सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य के अंदर यही बनता है। अब दोस्तों नया टॉपिक है विज्ञान व प्रौद्योगिकी। इसके अंदर अपन देखते हैं कि कुछ आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ठीक है, भास्कर प्रथम, भास्कर सेकंड, ठीक है, और पालकाप्य, इनकी रचनाएं पूछेंगे। इनकी भी वैज्ञानिक जो है, जो उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, वही इसके अंदर पूछता है क्या एग्जाम के अंदर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ विज्ञान व प्रौद्योगिकी का। नेक्स्ट है दोस्तों विज्ञान प्रौद्योगिकी। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि आर्यभट्ट हुए। और आर्यभट्ट कहाँ का जन्म हुआ इनका? कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र के ये रहने वाले थे। और इन्होंने नालंदा में शिक्षा प्राप्त इन्होंने की थी। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के कारणों का भी इन्होंने पता लगाया था, ठीक है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के कारणों को इन्होंने पता लगाया था। सेकंड है दोस्तों हम देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी इन्होंने ही दिया था। तीसरा है कि पाई कमान इन्होंने ही बताया था। दोस्तों फिर है कि आर्यभट्ट ने सौर मंडल का केंद्र किसको माना था? सूर्य को माना था, न कि पृथ्वी को। और पृथ्वी ये बताया था कि पृथ्वी उसका ग्रह है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, सेंटर किसको माना था? सूर्य को। और जबकि पृथ्वी और किसका उस ग्रह किसका है? ठीक है ना, सूर्य का ही ग्रह है, पृथ्वी उसका है ग्रह है। नेक्स्ट है फिर पृथ्वी की त्रिज्या इन्होंने बताई, यानी पृथ्वी की त्रिज्या इन्होंने बताई। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हम देखते हैं कि इन्होंने खगोल विज्ञान व गणित को भी इन्होंने अलग अलग किया, ठीक है, खगोल विज्ञान व गणित को इन्होंने अलग अलग किया। तो आर्यभट्ट हम देखते हैं कि इनका जन्म कुसुमपुर के अंदर हुआ। इन्होंने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की थी। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने कुछ अध्ययन, अपने अध्ययन से इन्होंने कुछ चीजें बताई। पहले तो सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के कारणों को पता बताया। सेकंड है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र बताया, ठीक है, पाई का मान इन्होंने बताया। फिर हम देखते हैं कि आर्यभट्ट ने जो सेंटर पॉइंट माना, किसको माना है? सूर्य को सेंटर पॉइंट इन्होंने माना है। फिर पृथ्वी की त्रिज्या इन्होंने बताई। और खगोल विज्ञान व गणित को उन्होंने अलग अलग किया। अब देखते हैं दोस्तों इनकी पुस्तकें कौन कौन सी पुस्तकें है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जो है इंपॉर्टेंट वो ये इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो पहली पुस्तक है आर्यभट्टियम। कौन सी है? आर्यभट्टियम। सेकंड पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। तीसरी पुस्तक है 10 गीतिका सूत्र। और फोर्थ पुस्तक दोस्तों हम देखें गोला सूत्र। दोस्तों ये किताबें याद कर लेना कौन कौन सी पुस्तक है। एक तो पहली तो कौन सी है? आर्यभट्टियम। सेकंड है सूर्य सिद्धांत। तीसरी है 10 गीतिका सूत्र। और फोर्थ है गोला सूत्र। यानी चार इनकी पुस्तकें हैं आर्यभट्ट की। यानी ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यही पूछता है कि आर्यभट्ट की कौन कौन सी बुक इसके अंदर है, कौन सी नहीं है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें पहली तो कौन सी है? आर्य भट्टियम। सेकंड है सूर्य सिद्धांत। तीसरी है 10 गीतिका सूत्र। और चौथे हम देखते हैं कि गोला सूत्र। ये चार इनकी पुस्तकें हैं आर्यभट्ट की, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे वराहमिहिर।
दोस्तों वराहमिहिर, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन के अंदर हुआ था। दोस्तों इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो है पंच सिद्धांतिका। तो सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक कौन सी है? पंच सिद्धांतिका। किसकी? वराहमिहिर जी की। और हम देखते हैं कि इनके जो टीकाकार थे वो कौन से थे? भट्टोत्पल। इन्होंने 5 ज्योतिष सिद्धांत बताए इनके अंदर। 5 टोटल कितने बताए? 5 ज्योतिष। और इनमें भी किन जो 5 है, एक तो है पितामह, सेकंड है वशिष्ठ, तीसरी है रोमक, और चौथी है पॉलिस, और पांचवी है सूर्य। यानी 5 इसके टोटल कितने हैं? ज्योतिष है। किसके हैं? वराहमिहिर जी के। इनके टीकाकार किसने लिखा है? भट्टोत्पल ने इनके टीकाकार थे। और हम देखते हैं कि जो एक तो रोमक और पॉलिस है, ये किसका प्रभाव है? इस पर यूनानी प्रभाव हमें नजर आता है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, तो एक तो कौन सी हो गई? पंच सिद्धांतिका। सेकंड है, हम देखेंगे वृहत संहिता। कौन सी पुस्तक है इनकी? सेकंड, वृहत संहिता। थर्ड है वृहत जातक, और फोर्थ है दोस्तों लघु जातक। पांचवी है योग यात्रा, और छठी है योग माया। तो यानी टोटल इनकी 6 पुस्तकें हैं। एक पहली तो है पंच सिद्धांतिका, सेकंड है वृहत संहिता, तीसरी है वृहत जातक, चौथी है लघु जातक, पांचवी है योग यात्रा, और छठी कौन सी है? योग माया। ये टोटल इनकी 6 पुस्तकें हैं। वो एग्जाम के अंदर पूछता है कि कौन कौन सी इनकी पुस्तक है, कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वराहमिहिर की। तो हम देखते हैं इन्होंने किस पर काम किया? ज्योतिष शास्त्र पर इन्होंने काम कार्य किया। तो दोस्तों अपन ने पहले पढ़ा आर्यभट्ट, सेकंड पढ़ा अपन ने वराहमिहिर। अब तीसरे अपन बात करेंगे भास्कर प्रथम। भास्कर प्रथम। तो भास्कर प्रथम हम देखेंगे कि 600 ईस्वी के आसपास इनका काल माना जाता है। और इन्होंने आर्यभट्ट की पुस्तकों पर कार्य किया एवं आर्यभट्ट के सिद्धांतों को इन्होंने सही माना। किन्होंने? भास्कर प्रथम ने, भास्कराचार्य जी ने। तो हम देखते हैं इनकी पुस्तक, एक तो वृहत भास्कर, एक लघु भास्कर, ये दो इनकी किताब मानी जाती है। एक तो वृहत भास्कर और एक लघु भास्कर, ये दो इनकी किताब मानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों ब्रह्मगुप्त। हम देखते हैं कि ब्रह्मगुप्त 598 ईस्वी के अंदर ये कहाँ के रहने वाले थे? भीनमाल, यानी हम देखते हैं जालोर यानी राजस्थान के रहने वाले थे। ये 3 किताबें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कौन कौन सी? पहली एक तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, सेकंड है खड्ड खाद्यक, और तीसरी ध्यान गर्भ। ये 3 इनकी पुस्तकें मानी जाती है। एक तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, एक खड्ड खाद्यक, और तीसरी कौन सी है? ध्यान गर्भ। यानी 3 इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इनकी ब्रह्मगुप्त जी की इनकी 3 किताबें मानी जाती है। दोस्तों काल को हम देख लेना 598 ईस्वी का है। ठीक है ना, तो ये जरूर देख लेना। और उन्होंने महत्वपूर्ण जो सिद्धांत दिया, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत इन्होंने दिया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो अपन ने 4 पढ़ लिए। एक तो आर्यभट्ट पढ़ लिए, ठीक है, और अपन ने वराहमिहिर पढ़ लिए, भास्कराचार्य जी पढ़ लिए, और चौथे अपन ने पढ़ लिए ब्रह्मगुप्त अपन ने पढ़ लिया। 4 अपन ने जो है विज्ञान के अंदर बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे तो 5वां दोस्तों भास्कराचार्य सेकंड। इनका काल दोस्तों माना जाता है 12वीं शताब्दी का इनका कार्य जो है वो माना जाता है। ये भी गणितज्ञ थे दोस्तों। इनकी पुस्तकें सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नाम की एक किताब लिखी, ठीक है, जिसमें इसके जो 4 भाग इनके बताए हैं सिद्धांत शिरोमणि के। इसमें हम देखते हैं पहली कौन सी है? लीलावती, सेकंड है गणिताध्ययन, तीसरा है गोलाध्ययन, और चौथी है बीज गणित। ये 4 इनकी किताबें मानी जाती है। सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग इसमें माने जाते हैं। किसने बताई ये? भास्कराचार्य सेकंड ने। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? सिद्धांत शिरोमणि। इसमें 4 किताबें, लीलावती, गणिताध्ययन, तीसरा है गोलाध्ययन, और चौथा है बीज गणित। यानी 4 इनकी किताबें मानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, हाँ दोस्तों नेक्स्ट है, 5 हो गए अपन, देखते हैं अब छठा सुश्रुत। सुश्रुत के हम देखते हैं सुश्रुत संहिता किस पर है? ये शल्य चिकित्सा पर है ये किताब। ठीक है, छठे कौन से? सुश्रुत। दोस्तों पहला पढ़ा है आर्यभट्ट, ध्यान रखना, उनकी सारी किताब आपको याद करनी है। सेकंड पढ़ा है वराहमिहिर, ये सब कुछ याद रखना है। तीसरा पढ़ा है अपन ने भास्कराचार्य, ठीक है। चौथा पढ़ा है अपन ने अपने ब्रह्मगुप्त जी। पांचवा पढ़ा है अपन ने भास्कराचार्य सेकंड, जिसकी सिद्धांत शिरोमणि किताब है। ठीक है, तो उनकी किताबें आपको 4
चारों आपको याद करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट है, छठी है सुश्रुत, यानी सुश्रुत ने कौन सी किताब लिखी है, सुश्रुत संहिता, तो ये किताब आपको याद रखनी है दोस्तों। ये बिल्कुल कम कंटेंट है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी किताबें इंपॉर्टेंट है वही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कुछ छोड़ नहीं सकते, यानी सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वही कंटेंट रखा है कि जो इंपॉर्टेंट जो आती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सातवां दंतवंतरी, इसके अंदर मैंने लिखी निघंटु, यानी किस पर है, ये आयुर्वेद पर किताब है। तो दोस्तों आठवीं है वाग्भट, वाग्भट की दोस्तों हम देखते हैं अष्टांग हृदय नामक इन्होंने किताब लिखी थी। तो तीन किताब ये हो गई, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, धन्वंतरी जी की निघंटु, और वाघभट्ट जी की अष्टांग हृदय, ये मैंने किताब बता दी। दोस्तों नेक्स्ट है पाल काव्य, पाल काव्य की अपन देखते हैं कि हस्तायुर्वेद नाम से किताब लिखी थी पाल काव्य ने, कौन सी, हस्तायुर्वेद, और किस पर है, हाथियों की चिकित्सा पर ये किताब है, किस पर है, हाथियों की चिकित्सा पर ये किताब मानी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों श्रीधर, श्रीधर की किताब थी त्रिशती, जो किस पर है, गणित पर है, किस पर है ये, गणित पर मानी जाती, कौन सी है, श्रीधर की है त्रिशती। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे गुप्त काल में दोस्तों एक पुस्तक ली गई है जो आयुर्वेद पर, जिसपे हम देखते हैं नवीनतम, जो हम देखते हैं कि नवीनतम है और नामक ग्रंथ की रचना हुई है, नवीनतम कोई ग्रंथ है उसकी रचना हुई, लेकिन पता नहीं चला किसने लिखी है किताब, लेकिन वो किस पर है, आयुर्वेद पर किताब है दोस्तों। टोटल 11 किताब मैंने आपको बता दी है, सारी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, और सारी आपको याद करनी है। तो हम देखते हैं एक बार वापस से 6 से लेकर से और 11 तक का मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। तो देखो सुश्रुत ने लिखी है सुश्रुत संहिता, जो किस पर है, शल्य चिकित्सा पर मानी जाती है, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है धन्वंतरी, धन्वंतरी कौन सी किताब है, निघंटु। फिर हम देखते हैं वाघभट्ट, वाघभट्ट की कौन सी, अष्टांग हृदय। पाल काव्य इनकी कौन सी है, हस्तायुर्वेद, जो किस पर है, हाथियों की चिकित्सा पर ये किताब लिखी गई है। श्रीधर की है त्रिशती, जो कि गणित पर है। और नेक्स्ट लास्ट है 11वीं की गुप्त काल में एक ग्रंथ की रचना हुई थी जो आयुर्वेद पर, लेकिन पता नहीं चला कि वो किसने लिखी है, तो ये ध्यान रखना, नवीनतम है ये, ठीक है, और आयुर्वेद पर किताब लिखी गई है। अब बात करूं दोस्तों, एक दर्शन था जो कि हम देखते हैं गुप्त काल के अंदर भी दर्शन एक फिलोसॉफी काम कर रही थी। एक तो थी आस्तिक दर्शन और एक थे नास्तिक दर्शन, और हम देखते हैं कि एक छड़ दर्शन थे, ठीक है ना, जिसमें हम देखते हैं आस्तिक दर्शन में कौन थे, छड़ छड़ दर्शन, वो कौन कौन से थे, देखते हैं दोस्तों। ये टोटल दर्शन फिलोसॉफी दो, तो दर्शन जो कि गुप्त काल के अंदर माना जाता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक बार, ठीक है। अब दोस्तों दो है, एक तो आस्तिक दर्शन और एक है नास्तिक दर्शन, यानी जो वेदों को मानता है वो तो आस्तिक है, और जो वेदों को प्रमाणिक नहीं मानता वो कौन सा है, नास्तिक दर्शन माने जाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि पूर्व मीमांसा जो किसने लिखा था, जेमिनी ने लिखा था दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मिलान करवाता है कौन किसके क्या है, ठीक है। और हम देखते हैं कि उत्तर मीमांसा सेकंड है, ये बादरायण जी ने लिखा था। तीसरे सांख्य, ये कपिल मुनि। दर्शन दोस्तों ये दर्शन है जो इनका प्रणेता माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है योग, योग किसने लिखा था, पतंजलि जी ने लिखा था। न्याय दर्शन हम देखते हैं वो किनके, गौतम के। और छठा है दोस्तों लास्ट है वैशेषिक, वो किसका है, कणाद या उलूक, ये इनके दर्शन माने जाते हैं, यानी मिलान करवाता है कि कौन किसके प्रणेता थे। तो ये 6 टोटल दे रखे अपने आस्तिक दर्शन जो वेदों को प्रमाणिक माना जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं पूर्व मीमांसा जैमिनी की थे, और उत्तर मीमांसा हम देखते हैं कि बादरायण जी के, और सांख्य वे कपिल मुनि जी के, और योग पतंजलि, और न्याय गौतम, और वैशेषिक कणाद व उलूक के माने जाते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं कि फिर एक नास्तिक दर्शन काम करता है, नास्तिक दर्शन जो कि हम देखते हैं वेदों को नहीं मानता, वेदों को क्या नहीं मानता, ये प्रमाणिक नहीं मानता है, वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, और जबकि ये वेदों को प्रमाणिक मानते हैं। प्रमाणिक मानते हैं।
और देखते हैं दोस्तों नास्तिक दर्शन कौन कौन से, एक तो है हम देखते हैं बौद्ध बौद्ध दर्शन, एक जैन दर्शन और एक चारवाक दर्शन, ये तीन इसके दर्शन माने जाते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक था, और मैंने इसके अंदर एक तो स्थापत्य जो मैंने बताया, ठीक है, और हम देखते हैं कि इसमें जो टॉपिक था, एक तो साहित्य बता दिया मैंने, विज्ञान बता दिया मैंने, चित्रकला मैंने बता दिया, मंदिर मैंने बता दिए, और मूर्ति कला मैंने बता दी। दोस्तों 5 ये टॉपिक थे, गुप्त कला, साहित्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट आज इस 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट होता है। दोस्तों मैंने बिल्कुल कम से कम मैट्रिक के अंदर अधिक से अधिक देने की कोशिश की है, ताकि आप इसको पढ़े बार बार और बार बार रिविजन इसका करें। दोस्तों इसके नोट्स बना ले आप, और जो भी बिल्कुल तरीके से नोट्स बनाए, और आप इसको जब नोट्स बनाओगे तो आप देखना जब पुराने पेपर मिलाओगे तो अधिकतर क्वेश्चन आपको, पूरे क्वेश्चन ही आपको इसमें से मिल जाएंगे अधिकतर। दोस्तों अब मैं धीरे धीरे आज ये गुप्त काल का टॉपिक समाप्त होता है, और हम इसमें देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा मुगल काल का स्थापत्य। ठीक है, आगे जो चित्रकला है वो सारा उसके अंदर मुगल काल के अंदर आ जाएगा। ये दो, यानी वो अपन आगे करेंगे धीरे धीरे। दोस्तों आज मैंने गुप्त कला, साहित्य, ये जितना भी चित्रकला है ये मैंने कंप्लीट आज मैंने करवा दिया है। अब दोस्तों मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगा, कल मैं इसका सेशन रखूंगा, इसके अंदर जो जो क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं गुप्त कला से वो मैं अब कराने की कोशिश करूंगा। यानी अब मैंने एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया 2 वीडियो के अंदर। दोस्तों ये ध्यान रखना कि मैंने बहुत कम कंटेंट में 2 वीडियो के अंदर मैंने सारा कंप्लीट गुप्त कला, साहित्य, विज्ञान और जितना भी था वो मैंने कराने की कोशिश की है। अब दोस्तों आपको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जो फर्स्ट ग्रेड की, जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी यही वो रहती है कि सर बिल्कुल चीज़ें याद नहीं रहती। तो मैंने उसी अनुरूप मैंने कंटेंट बनाकर और उसी अनुरूप मैंने इन चीज़ों को बिल्कुल डायग्राम से रख के मैंने इनको ध्यान में रखते हुए मैंने कार्य किया है। दोस्तों आज ये टॉपिक खत्म होता है गुप्त कला व साहित्य। कल से अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उस पर अपन कार्य करेंगे। अब धीरे धीरे अपन डेली क्लास लेंगे, एक एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा, और मेरा एक ही मिशन रहा है कि मैंने कम मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ मैं ये काम करूंगा। ठीक है, और धीरे धीरे अब मैं एक वीडियो डेली डलेगी, और जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि आपको 15 जो क्वेश्चन आएंगे वो मेरे नोट्सों में से अधिक 15 तो पूरे दावे नहीं करता, लेकिन 15 में से 13-14 क्वेश्चन देने की मैं कोशिश करूंगा, और ये इस पर मैं मेहनत करूंगा। और दोस्तों मैं बिल्कुल बिल्कुल मैंने कोशिश कर लिया है कि इस बार मैं अधिक जो मिनिमम कंटेंट है, नहीं जो कहते हैं कि सर बहुत सारा लिखा दिया हिस्ट्री के अंदर, बहुत चीज़ें हो गई, तो मैं अब यही करूंगा कि आपको मिनिमम कंटेंट के साथ अधिक से अधिक मैक्सिमम क्वेश्चन होने की कोशिश मैं करूंगा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।